अभी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझते हुए हम लोग आगे बढ़े। जो ह्यूमन है इसमें जो रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि यहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का फ्यूजन होगा। तो यहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट का फ्यूजन भी होता है। दूसरी बात, जो ह्यूमन है ये वीवी पैरस होते हैं। कैसे होते हैं? ये वीवी पैरस होते हैं। तो वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब होता है कि एक ये बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? तो ये गिव बर्थ टू न्यू यंग वंस। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ गैमेट का फ्यूजन होता है। ये वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब ये होता है कि ये बच्चे को जन्म देते हैं। अच्छा, जो ह्यूमन है ये कैसे और है? तो भाई यहां पे मेल और फीमेल ये दो अलग अलग सेपरेट बॉडी पे पाए जाते हैं, यानी एक मेल और दूसरा फीमेल। तो यहां पे हम मेंशन करें कि यहां पे मेल और फीमेल ये दो तरह के इंडिविजुअल पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सेक्सुअल ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग अगला टॉपिक यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे? इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हम इवेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो यहां पे हमें सबसे पहला इवेंट डिस्कस करना है, इसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। जी हाँ, रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, जो यहाँ पे फर्स्ट इवेंट यहाँ पे देखने को मिलता है उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस से हम क्या समझते हैं? तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो यहां पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी गैमीट का फॉर्मेशन। तो मैंने बताया कि यहां पे दो तरह के इंडिविजुअल पाए जाते हैं। एक इंडिविजुअल को यहां पे हमने मेल बोला और दूसरे इंडिविजुअल को यहां पे हमने फीमेल बोला। जो मेल है यहां पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो मेल गैमेट है इसे स्पर्म कहते हैं। और जो फीमेल है, फीमेल में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा जिसे ओवा हम कहते हैं। तो यहां पे हमने एक बात आपसे जिक्र की कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन को हम लोग 7 इवेंट में बात करेंगे। इन 7 इवेंट में जो सबसे पहला इवेंट हमारे पास आने वाला है वो है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन है। मेल गैमेट को यहां पे हमने स्पर्म बोला और फीमेल गैमेट को ओवा बोला। तो जो सबसे पहला प्रोसेस हमें यहां पे देखने को मिला वो है गैमेटोजेनेसिस। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद के क्या प्रोसेसेस हैं। देखिए, मेल के बॉडी में स्पर्म बना और फीमेल के बॉडी में ओवा बना। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पर्म मोर्टेलिटी शो करता है और ओवा का पोजीशन फिक्स होता है। तो स्पर्म को मेल जेनाइटल ट्रैक्ट से फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर हमें भेजना होता है। जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर मेल गैमेट पहुंचेगा तब जाके तो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो जो ये सेकंड प्रोसेस यहां पे हम जिक्र करने जा रहे हैं इसे कहते हैं इंसेमिनेशन।
इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? तो इंसेमिनेशन क्या होता है? तो इंसेमिनेशन का मतलब यहां पे क्या है भाई? तो इंसेमिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो हम ये बात यहां पे मेंशन कर लिए कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जो बातें बताई वो समझ में आया आपको? तो हमने अभी दो इवेंट की बात की। सबसे पहला इवेंट यहां पे गैमेटोजेनेसिस है, और जो सेकंड इवेंट है यहां पे, इसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। यानी पहले में गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और दूसरे में गैमेट का ट्रांसफर हुआ। चलिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं जो थर्ड इवेंट यहां पे हमें देखने को मिलेगा, वो थर्ड इवेंट क्या होगा? तो देखिए, थर्ड इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। जो थर्ड इवेंट हमारे पास है इसे हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। चलिए भाई, फर्टिलाइजेशन को भी समझ लेते हैं। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन? तो याद करिए, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्या करेगा? इस इवेंट में फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? तो फर्टिलाइजेशन के जब मैं रिजल्ट की बात करूं तो मैं यहां पे बोलूंगा कि यहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो बातें बताई, आई होप वो आपको समझ में आया। अब थर्ड के बाद हम लोग यहां पे फोर्थ पॉइंट पे चले। फोर्थ पॉइंट पे चले कि भाई 3 पॉइंट तो मेरे को समझ में आ गया, 3 इवेंट तो समझ में आ गया। अब चौथा इवेंट क्या होगा? देखिए, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हुआ, एक प्रोसेस हुआ जिसे हमने कहा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद 1 सेल 2 सेल, 2 सेल 4 सेल, 4 सेल 8 सेल, ऐसे सेल डिवीजन देखने को मिलता है। यानी अब जो यहां पे फ्यूजन हुआ, इसके बाद तो सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, और सेल डिवीजन स्टार्ट होने के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे? तो यहां पे मैं मेंशन करता हूं कि जो फोर्थ स्टेप है, इसमें एक नया स्ट्रक्चर बनने वाला है जिसे हम क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे कि यहां पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? तो आपके सामने रखा मैंने, ब्लास्टोसिस्ट। तो फोर्थ स्टेप भी हमें समझ में आ गया कि पहला स्टेप क्या था? गैमेट बना, दूसरा फ्यूज किया, तीसरा जाइगोट बना, चौथा यहां पे हमने क्या देखा? तो यहां पे अब उसमें डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहे हैं और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। 4 स्टेप तो समझ में आया। चलिए, अब हम लोग 5वें स्टेप पे चलते हैं। हमने यहां पे देखा कि ब्लास्टोसिस्ट का तो फॉर्मेशन हो गया, लेकिन आपको अच्छे से याद होगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका डेवलपमेंट कहां पे होगा? तो यूटेरस के वॉल पे होगा, और फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में। हम इन सारे पार्ट को अभी हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं, सारे पार्ट को भी डिटेल में हमें बात करना है, ठीक है ना? तो यहां पे हमने क्या देखा कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होने के बाद अब वो क्या करेगा? यूटेरस के वॉल के साथ जुड़ जाएगा। किसके वॉल के साथ जुड़ेगा? यूटेरस के वॉल के साथ जुड़ेगा, और यूटेरस के वॉल के साथ जुड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो हम इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन क्या हुआ? क्या हुआ इम्प्लांटेशन? तो भैया, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ कि यूटेराइन वॉल से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये किसके साथ जाके जुड़ जा रहा है? किसके साथ जुड़ जा रहा है? यूटेरस के वॉल को। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? सबको क्लियर है? चलिए, तो सबको क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यूटेरस के वॉल के साथ जुड़ना ही क्या कहलाया? इम्प्लांटेशन कहलाया। क्यों होता है इम्प्लांटेशन? तो भाई, न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग इसको डिटेल में भी बात करेंगे, इम्प्लांटेशन वाले प्रोसेस को। ठीक है, तो 5th प्रोसेस आपके सामने मैंने रखा, इम्प्लांटेशन। क्या ये बातें समझ में आई? अब इम्प्लांटेशन के बाद जो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे पहुंचेंगे,
वो क्या है कि चलो इम्प्लांटेशन मतलब इन दोनों का जुड़ना, जुड़ने के बाद अब इनका डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो डेवलपमेंट होने के लिए तो जोड़ा गया है, तो जब डेवलपमेंट होने के लिए जोड़ा गया है तो एक ये टाइम ड्यूरेशन होता है, इट इज अ टाइम ड्यूरेशन। और बेटा इसी टाइम ड्यूरेशन को हम लोग एक पीरियड का नाम देते हैं जिसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो ये टाइम क्या कहलाया? गेस्टेशन पीरियड कहलाया। क्या जो बातें बताई वो आप सबको क्लियर हुआ? तो हमने सारे स्टेप को अभी बात किया, एक लास्ट स्टेप यहां पे रह जा रहा है। बच्चे का डेवलपमेंट हो गया और बच्चे के डेवलपमेंट होने के बाद यहां पे बात आती है किस चीज का? तो डिलीवरी ऑफ बेबी। किसकी बात आती है? बेबी के डिलीवरी का। और जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। तो पार्चुरेशन में क्या होता है? बेबी की डिलीवरी होती है, यहां पे बर्थ होता है। क्या होता है? बर्थ होता है। तो इस प्रोसेस को हमने समझा। चलिए एक बार रिकॉल करते हुए सारे पॉइंट को पहले एक बार समराइज करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे जो पहला स्टेप रहा वो था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मेल के अंदर स्पर्म बन रहा है और फीमेल के अंदर ओवा बन रहा है। इसके बाद फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म को ट्रांसफर किया जा रहा है, जिस प्रोसेस को हमने इंसेमिनेशन का नाम दिया। इंसेमिनेशन के बाद हमने देखा कि दोनों गैमेट फ्यूज किए और फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद ये यूटेरस के वॉल के साथ जुड़ जा रहा है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। इसके बाद क्या आया? गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड में क्या हो रहा है? गेस्टेशन पीरियड में डेवलपमेंट हो रहा है। और लास्ट प्रोसेस क्या होता है? लास्ट इवेंट क्या होता है? पार्चुरेशन होता है। और पार्चुरेशन एज ए रिजल्ट क्या देता है? बर्थ देता है। यहां तक की बातें आप सबको क्लियर हो गई? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन को, एनसीईआरटी के पहला पैराग्राफ को हमने खत्म किया। सेकंड पैराग्राफ को खत्म करने के बाद अब हम लोग आ रहे हैं जो इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जरा समझे कि इससे पहले एनसीईआरटी बस एक लाइन और लिखती है। क्या लिखती है जरा हम लोग समझे कि मेल और फीमेल में, मेल एंड फीमेल, लिखते हैं एनसीईआरटी की रिप्रोडक्शन, जो जहां पे हम लोग रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का बात की, वहीं पे एनसीईआरटी एक बात यहां पे लिखती है कि मेल और फीमेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव इवेंट में कुछ वेरिएशन होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। देखिए एक मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस कब तक होगा? गैमेटोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं तो मेल में गैमेटोजेनेसिस कब तक होगा? तो भाई ये थ्रू आउट लाइफ होगा। क्या होगा? थ्रू आउट लाइफ, जीवन पर्यंत होगा। बात समझ में आ रही है? एक मेल अगर बूढ़ा हो जाए उसके अंदर भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहेगा। हाँ, जैसे बाकी ऑर्गन डिग्रेड कर रहे हैं वैसे ये भी डिग्रेड करेंगे, टेस्टिस भी डिग्रेड करेगा, तो अमाउंट कम हो जाएंगे, बट स्पर्मेटोजेनेसिस वहां पे होता रहेगा। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में एक एवरेज एज हम लोग लिखते हैं 50 ईयर। क्या लिखते हैं? 50 ईयर, 50 साल का जो उम्र होता है इसे कहते हैं कि मेनोपॉज। क्या कहते हैं? मेनोपॉज। जब उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रेगुलेशन है ये बंद हो जाता है, इसके बाद जो फीमेल है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ठीक है ना? तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि ये 50 साल, और इसमें क्या देखा? थ्रू आउट लाइफ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल। सबको क्लियर है ना? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। यहां पे बात आती है बेटा प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी, एक पॉइंट और हम लोग यहां पे डिस्कस करें जिसे कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? तो देखिए प्यूबर्टी एक एज है रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी का। तो इट इज एज ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी।
एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिवली मैच्योर कब होते हैं, इसी एज को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। तो हम यहां पे मेंशन कर लें, क्या क्या मेंशन कर ले कि इट इज एज ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है ना। तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के एज को ही हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। अब मैं पूछूं क्या एज होती है, तो भाई कभी कभी एक फीमेल को मैं कंसीडर करके करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब हो जाता है, 11 साल पे, कभी 12 साल पे, कभी 13 साल पे, कभी 14 साल पे, कभी कभी 15 साल पे भी देखने को मिलता है। तो ये वैरी करता है एज, ये क्या करता है, वैरी करता है 11 से 15 के बीच में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग प्रॉपर एक आपके टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, तो जरा समझे इसे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। जब यहां पे सिस्टम वर्ड ऐड हो गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब यहां पे सिस्टम वर्ड ऐड हो गया तो इसका मतलब कोई ये एक इवेंट नहीं है या किसी एक ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिस्टम है ना, जैसे हमने पढ़ा ऑर्गन, तो ऑर्गन क्या था, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन कहते थे। कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो यानी यहां पे भी कई सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से होंगे, चलिए इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पे मैं एक एक का नाम यहां पे आपको मेंशन करता हूं। सबसे पहला यहां पे हम लोग बात करेंगे, जो सबसे पहला यहां पे ऑर्गन देखने को मिलेगा वो है टेस्टिस। जो पहला ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस, ठीक है। जो दूसरा स्ट्रक्चर यहां पे आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, तो वो होगा एक्सेसरी डक्ट। क्या होगा, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट। अच्छा और क्या होगा, तो और यहां पे होगा एक्सेसरी ग्लैंड्स होंगे। और जो लास्ट पार्ट यहां पे जो चौथा पार्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है ना। तो जो टेस्टिस है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर हम लोग किन किन चीजों का बात करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले टेस्टिस का, उसके बाद एक्सेसरी डक्ट का, उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड का, और सबसे लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रहा है इसे हम लोग लिखते हैं यहां पे टेस्टिस, TESTIS। एक जगह आपको देखने को मिलेगा TES। क्या कोई डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस है, जी हां यहां पर डिफरेंस है। IS और ES में यहां पर डिफरेंस होता है। जो TSTIS है ये सिंगुलर के लिए यूज होता है और TSTS ये प्लूरल के लिए यूज होता है। जो बातें बताई वो समझ में आए, तो टेस्टिस IS है तो सिंगुलर और ES है तो प्लूरल। चलिए जो टेस्टिस होता है ये मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये है। तो इसे हम यहां पे मेंशन करते हैं कि ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब बात आती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का क्या मतलब है। तो देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो इसके दो फंक्शन होते हैं, मेजर इसके दो फंक्शन होते हैं। कौन कौन सा, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यहां पे टेस्टिस, तो इसके दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला जो यहां पे फंक्शन है वो है गैमेट फॉर्मेशन। क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। तो ये गैमेट बनाता है और यहां पे जो गैमेट बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो यहां स्पर्म का फॉर्मेशन ये करता है।
गैमिट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, तो स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा जो इसका फंक्शन है, वो है सेक्स हार्मोन को बनाना। क्या करता है इसका दूसरा फंक्शन, क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। तो ये सेक्स हार्मोन को बनाता है। सेक्स हार्मोन क्या होते हैं? तो सेक्स हार्मोन एंड्रोजन होते हैं। यहां पे क्या है? एंड्रोजन है। और एंड्रोजन का एग्जांपल एनसीईआरटी यहां पे लिख देती है, क्या? टेस्टोस्टेरोन। जो बातें बताई वो सबको समझ में आया। अब देखिए, हमें यह समझ में आ गया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं। अच्छा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के लिए यहां पे एक और टर्म यूज होते हैं जिसे कहते हैं गोनेट्स। क्या कहते हैं? गोनेट्स। ठीक है ना। अब देखिए, मैं अगर टेस्टिस के लोकेशन की बात करूं, मैं यहां पे टेस्टिस के सबसे पहले मैं यहां पे लोकेशन की अगर मैं बात करूं कि टेस्टिस का लोकेशन क्या होता है, टेस्टिस कहां पे पाया जाता है। देखिए, एक ह्यूमन बॉडी को अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि डायफ्राम के ऊपर के एरिया को हम लोग थोरैसिक कैविटी कहते हैं, डायफ्राम के नीचे वाले एरिया को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के भी दो पार्ट, एक हो गया अपर एब्डोमेन और दूसरा हो गया लोअर एब्डोमेन। तो लोअर एब्डोमेन में, जो लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन में एक रीजन आता है जो कमर वाला रीजन होता है, जिसे हम पैल्विस रीजन कहते हैं। तो लोकेशन इसका क्या होता है? ये पैल्विस रीजन में पाया जाता है। ठीक है, ये पैल्विस रीजन में कहां पे पाया जाता है? एक और सवाल यहां पे उठ गया कि भाई ठीक है, मैंने मान लिया पैल्विस रीजन में पाया जा रहा है, पैल्विस रीजन में कहां? कोई तो जगह होगी। चलिए इसको भी समझते हैं। ये एक पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी एक पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे इसे आप समझे जरा। ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी है। इस लोअर एब्डोमिनल कैविटी में एक पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। इस स्क्रोटम में हमें क्या देखने को मिलता है? तो इस स्क्रोटम के अंदर यहां पे हमें अ पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिलता है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? टेस्टिस है। तो हमने क्या देखा कि स्क्रोटम के अंदर क्या पाया जा रहा है? तो ये जो टेस्टिस है, ये कैसे होते हैं? एक पेयर होते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमने क्या देखा कि अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो ये लोकेशन क्या है? एक पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम स्क्रोटम कह रहे हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आई। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहां से उठता है कि भाई क्या जरूरत है कि ये पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर में यहां पे ये पाया जाए। क्यों ये यहां पे पाया जा रहा है? तो देखिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करने के लिए यहां पे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, क्या 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर इज
रिक्वायर्ड फॉर किस चीज के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। तो क्या मैंने लिखा कि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर, क्या बनने जा रहा है? तो स्पर्म बनने जा रहा है। तो मैंने यहां पे लिख दिया स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनाने के लिए यहां पे किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, ये मैंने क्या बताया कि ये किसका बना हुआ है? तो अभी आपके सामने मैंने रखा कि इट इज मेड अप ऑफ स्किन। ये स्किन का पाउच है बेटा, ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा, सरफेस एरिया बढ़ाएगा जिसकी वजह से टेम्परेचर रेगुलेशन होगा। अच्छा, इसमें एक और फिनोमिना होती है, खैर अब उतना हम लोग को डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, अभी आउट ऑफ एनसीईआरटी चला जाएगा। इसमें कई तरह के मसल की बात होती है, जैसे क्रेमेस्टर मसल हो गया है ना, तो बहुत सारी बातें हैं, खैर उसे हमें नहीं करना है। अब देखिए, इसमें ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्यों शो करेगा? अरे भैया, जैसा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा वैसा ये एलिवेट करेगा, ऊपर की तरफ उठता है, एलिवेशन देखने को मिलता है ना, तो ये एलिवेट करेगा टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। जो बातें बताई वो समझ में। लेकिन एक और बात आती है कि क्या एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी यहीं पे होता है? क्या ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी यहीं पे होता है? तो नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में? देखिए, इसी चीज को एक बार और समझते हैं, थोड़ा सा ना इसका व्यू चेंज करते हैं, और व्यू चेंज करके हम लोग इसे एब्डोमिनल मतलब हम इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में समझते हैं जरा। ठीक है, इस एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमने क्या देखा कि यहां पे ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, तो यहां पे एक कैनाल होता है। एक क्या होता है? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमने देखा कि यहां पे बीच में थोड़ा सा गैपिंग देखने को इन दोनों के बीच में मिलता है, तो यहां पे हमने गैपिंग बना दिया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, तो देखिए, यहां पे जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो टेस्टिस कहां पे मौजूद होता है? तो टेस्टिस मौजूद होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो ये बात यहां पे हमें मेंशन जरूर करना चाहिए, क्या कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज के समय ये कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। तो ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है ना? बिफोर बर्थ, या कभी कभी एक स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें ये बर्थ के बाद डिसेंड डाउन होता है, लेकिन ये क्या कर जाएगा? तो ये डिसेंड डाउन कर जाता है, मतलब ये यहां से नीचे की तरफ आ जाता है, ये कैनाल के थ्रू। इस कैनाल को हम लोग कहते हैं इंग्यूइनल कैनाल। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्या कर रहा है? ये डिसेंड डाउन, ये स्क्रोटम के अंदर डिसेंड कर जा रहा है, स्क्रोटम के अंदर चला जा रहा है। और अब ये कहां पे पहुंच गया? तो हमने देखा कि ये कहां पे हमें दिख रहा है? तो स्क्रोटम के अंदर दिख रहा है। जो बातें बताई वो समझ में आया? चलिए, अब टेस्टिस के स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में जिक्र करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो अब हम लोग जिक्र करें टेस्टिस के स्ट्रक्चर को। जैसे टेस्टिस का एक रफ एक स्ट्रक्चर में बनाऊं, जिससे मैं आपको टेस्टिस के साइज को, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेस्टिस का साइज क्या होता है, तो जरा इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये कर लेने हैं, है ना? अगर मैं इसे लेंथ वाइज देखूं तो ये क्या होता है? 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है? और यही मैं इसके वृत्त की बात करूं तो ये कितना होता है? ये 2 to 3 सेंटीमीटर देखने को मिलता है।
ठीक है, चलो टेस्टिस के डिटेल स्ट्रक्चर पे अब हम लोग पहुंच रहे हैं और एक एक स्ट्रक्चर को काफी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही और मजेदार भी है, तो समझा जाए, है ना। देखिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं, टेस्टिस के स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं बेटा, और टेस्टिस के स्ट्रक्चर में क्या हमें देखने को मिला, तो इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिला, एक डेंस, एनसीईआरटी यहां पे मेंशन भी करती है, क्या मेंशन करती है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो आप ध्यान देंगे इट इज मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जीनिया, क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए सभी लोग, मेरे साथ बोलिए, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ये किसका बना है, ये किसका बना है, तो आप याद रखेंगे डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का ये बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कि यहां पे ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। इस कंपार्टमेंट को हम नाम देने वाले हैं, इस कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, क्या कहेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल, क्या कहेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अबाउट 250 कंपार्टमेंट एक टेस्टिस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया वो क्या कहलाया, टेस्टिकुलर लोब्यूल। खूब आराम से समझते हैं इस टॉपिक के, इसके सारे नाम को अच्छे से समझ लेंगे तो काफी कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। उस स्ट्रक्चर को कभी एक तो कहीं पे दो, कहीं पे 3 स्ट्रक्चर दिखाई देने वाले हैं, कहीं पे एक, कहीं पे 2, है ना, कहीं पे 2, कहीं पे यहां पे 3, ऐसे ही स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई देंगे, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हमने नाम दिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इनके नंबर भी मैंने बात कर लिया, कितने होते हैं, in each testicular lobule 1 2 3 seminiferous tubule present। बात समझ में आई या नहीं आई। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ये मेन डक्ट होता है।
अभी मैं बात करूंगा इसको डिटेल में कि स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस इसी के अंदर होगा। ये बातें क्लियर हुई। अब देखिए इसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है इसे हम कहते हैं बेटा रीटेटेस्टिस। क्या कहेंगे? रीटेटेस्टिस। तो ये मेन डक्ट है, लेकिन मेन डक्ट के बाद अगर कोई डक्ट स्टार्ट होता है तो उसे हम क्या नाम देंगे? एक्सेसरी डक्ट का नाम देंगे। जो बातें बताई वो क्लियर हुआ? तो ये कौन सा डक्ट हो जाएगा? ये एक्सेसरी डक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए तो जरा इन्हें, ये यहां पे क्या कहलाया? तो भाई ये यहां पे एक्सेसरी डक्ट कहलाया। क्या कहलाया? एक्सेसरी डक्ट। इस एक्सेसरी डक्ट में हम क्या देख रहे हैं? तो यहां पे पतले पतले यहां पे आपको जालीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये क्या है? ये एक जालीनुमा स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिखाई देगा। इस जालीनुमा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? तो इस जालीनुमा स्ट्रक्चर को हम लोग रीटेटेस्टिस कहते हैं। जो बातें बताई वो अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट किसी को? मजे से पढ़ रहे हो? कोई डाउट होगा तो मेरे से फिर से क्लियर करते चलना, ठीक है ना? चलिए अब यहां पे हम लोग आगे बढ़े। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग रीटेटेस्टिस का नाम देंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलिए, यानी जो ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ ये क्या हुआ? तो बोलोगे सर ये तो एक्सेसरी डक्ट हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखिए इस एक्सेसरी डक्ट से हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो ऐसे ना इस एक्सेसरी डक्ट से कुछ ट्यूब निकले होंगे। इस एक्सेसरी डक्ट से कुछ ट्यूब निकलते हैं, लगभग 6 से 8 होते हैं, 10 होते हैं, तो ठीक है। यहां पे ऐसे डक्ट निकलते हैं और ये डक्ट फिर क्या बनाएंगे? ये डक्ट क्या बनाएंगे? तो ये डक्ट है, बात समझ में आ रहा है? ये एक डक्ट है और एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। ये क्या बनाने जा रहा है बेटा? तो आपको याद होगा कि एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में स्पर्म का क्या होता है? स्टोरेज होता है। यहां पे इनका स्टोरेज होगा, यहां पे इनका ऐसे एक स्टोरेज होगा और इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं एपिडिडाइमिस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाया? ये कहलाया एपिडिडाइमिस। ये क्या कहलाया? ये एपिडिडाइमिस कहलाया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने क्या क्या बताया? हमने बताया कि यहां पे 200 से यहां पे लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाएंगे। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो फिर आके एक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं जिसे रीटेटेस्टिस कहते हैं। स्पर्म बना, यहां पे स्टोरेज होना स्टार्ट हो गया। एक टेम्पररी स्टोरेज है। इसके बाद स्पर्म का स्टोरेज कहां पे हो रहा है? तो एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम एपिडिडाइमिस कह रहे हैं। तो एपिडाइमिस में होता है। बात समझ में आई? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत सारी बातें यहां पे करनी है बेटा। यहां पे मैं यहीं पे बगल में मैं आपको जो है कुछ स्ट्रक्चर आपसे मैं जिक्र करने वाला हूं। ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कट करूं, यहीं पे मेरे को ये बताना जरूरी है, नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता। यहीं पे इस चीज को मैं बताऊंगा तभी मैं को रिलेट कर पाऊंगा। बेसिकली हमने देखा कि यहां पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपको मैंने बताया। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, अच्छा ये जो टेस्टिस का जो मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूं बेटा, ये कैसा सेक्शन है? तो बोलोगे ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, या जिसे हम क्या लिखते हैं? एलएस लिखते हैं। तो इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। लेकिन मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को मैं कट करके देखने जा रहा हूं, ठीक है बेटा? जब आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को आप देखें, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को जब देखेंगे तो यहां पे कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिखाई देंगे।
ठीक है, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल। क्या कहेंगे? सर्टोली सेल। अभी मैं इनके फंक्शन की बात करता हूं। और यहां पे सेल्स पाए जाएंगे, यहां पे जर्मिनल एपिथेलियल सेल पाए जाएंगे। बेसिकली ये क्यूबॉइडल सेल, कॉलमनार सेल आपने पढ़ा है, तो जो क्यूबॉइडल सेल है, ये क्यूबॉइडल सेल का मॉडिफिकेशन होता है जो जर्मिनल एपिथेलियम बनाता है, और जो कॉलमनार सेल का मॉडिफिकेशन है वो सर्टोली सेल बनाता है। जो बातें बताई वो समझ में आया? तो देखिए बेटा, यहां पे ये जो सेल है, इस सेल को हमने क्या नाम दिया? इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। अगर ये सिंगुलर है तो गोनियम कहेंगे, और अगर ये प्लूरल है तो इसे स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। बात समझ में आ गई? ये क्या है? ये जर्म सेल है, जर्मिनल एपिथेलियम है बेटा। इसी से क्या बनने वाला है? इसी से स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कौन कराएगा? तो स्पर्मेटोगोनियम कराएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म को एनसीईआरटी यहां पे बस एक बात लिखी हुई है, तो वही बात मैं आपसे जिक्र भी करूंगा। जैसे स्पर्मेट, इसकी पूरी इसके स्टेप को जरा समझे बेटा। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर क्या बनेगा? फिर स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटिड से फिर स्पर्मेटोजोआ बनेगा। सारे पार्ट को हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो फाइनली इन सारे प्रोसेस में उनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहां से मिलेगा? तो भाई वो न्यूट्रिएंट्स सर्टोली सेल देने वाला है। जो भी बातें बताई वो सबको क्लियर हुआ? चलिए अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पे ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है यहां पे, इस स्पेस को हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। येलो कलर से लिखता हूं ताकि आपको, या मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं, थोड़ा जगह है। इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है ना? ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के जो स्पेस है उसे हमने क्या नाम दिया? इंटरस्टिशियल स्पेस नाम दिया। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, इसके बाहर के, ये जो बाहर का स्पेस है, इसे हमने क्या नाम दे दिया? इंटरस्टिशियल स्पेस नाम दे दिया। अरे बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? अब यहां पे क्या क्या पाया जाएगा? देखिए यहां पे क्या क्या चीज पाया जाएगा। यहां पे एक स्पेशल शेल पाया जाएगा, एक स्पेशल शेल पाया जाएगा जिसका हमारे बॉडी से बहुत इंपॉर्टेंट रोल और टेस्टिस के रोल को और अच्छे से क्लियरिफाई करता है। देखिए बच्चों, यहां पे एक स्पेशल सेल पाया जा रहा है जिसे इंटरस्टिशियल सेल कह रहे हैं, या इसी का नाम क्या होता है? इसी को हम लोग लेडिंग सेल कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये लेडिंग सेल हो गया, और इसका फंक्शन क्या है? तो भाई इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, ध्यान देंगे, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कौन करता है? लेडिंग सेल करता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां पे आता है कि यानी यहां पे क्या पाया जा रहा है? यहां पे क्या पाया जा रहा है? तो मैंने बताया कि यहां पे क्या पाया जा रहा है? तो यहां पे लेडिंग सेल पाए जा रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सा सेल है? तो लेडिंग सेल, या उसे ही इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही नाम है। आप लेडिंग सेल बोले या इंटरस्टिशियल सेल बोले, दोनों एक ही चीज है। चलिए अब एक बात और समझिए। टेस्टोस्टेरोन बन गया, तो भाई टेस्टोस्टेरोन बन के क्या करेगा? वो तो हमारे मैस्कुलाइन कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है। तो अगर वहां पे पाया जा रहा है क्या? लेडिंग सेल पाया जा रहा है, तो एक और स्ट्रक्चर का वहां पे होना बहुत जरूरी है, वो है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल होगा तभी वो ब्लड के साथ जाके मिलेगा, और जब ब्लड के साथ मिलेगा तभी तो हमारे बॉडी में वो पहुंचेगा। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं यहां पे आपके सामने मेंशन कर रहा हूं। ये क्या है? इसे हमने बताया ये ब्लड वेसल है।
क्या है, ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल के अंदर क्या पाया जा रहा है, तो इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड पाए जा रहे हैं। तो इसे हमने क्या बना दिया, ये आपके सामने ब्लड वेसल्स हैं। कोई डाउट किसी को, तो ये ब्लड वेसल है, इसीलिए इनके अंदर मैंने क्या फिल कर दिया बेटा, ब्लड फिल कर दिया, ठीक है ना। तो ये आप देखें, ये ब्लड वेसल है और ये इनके अंदर ब्लड है। अब जो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा वो किसको दे दिया जाएगा, ब्लड को दे दिया जाएगा। एक और स्पेशल स्ट्रक्चर एनसीईआरटी यहां पे डिस्कस करती है बच्चों, क्या कहती है कि यहां पे ना कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल देखने को मिलेंगे। तो यहां पे एक और सेल देखने को मिलेगा जिसे हम क्या नाम दे देंगे, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। बात समझ में आ गई, नहीं आई? तो ये रहा टेस्टिस का कंप्लीट स्ट्रक्चर। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, मेन डक्ट क्या है और एसेसरी डक्ट क्या है, ठीक है ना। यहां से सीधे सीधे बच्चों नीट में सीधे सीधे यहां से सवाल उठा देते हैं, तो आप सीधे सीधे आंसर भी करोगे। अगर मैं पूछूं मेन डक्ट यहां पे क्या है, तो बोलोगे सर ये तो सिर्फ और सिर्फ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा स्ट्रक्चर क्या आता है, तो बोलोगे साहब उसके बाद तो रिटेड टेस्टिस आता है। अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट? तो रिटेड टेस्टिस तो समझ में आया। अब रिटेड टेस्टिस से फिर स्पर्म कहां पे जा रहा है, देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिटेड टेस्टिस में आया था। रिटेड टेस्टिस के बाद यहां पे एक नाम मैं थोड़ा सा बताना छोड़ दिया हूं। देखिए बेटा, यहां पे जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं वासा एफरेंसिया है ना। तो ये वासा एफरेंसिया है। तो आप ध्यान देंगे, रिटेड टेस्टिस के बाद ये कहां पे आया, वासा एफरेंसिया में आया। वासा एफरेंसिया से कहां गया, तो बोलोगे एपिडिडाइमिस में आया। अभी तो बस यहीं तक मैंने समझाया। अब देखिए, जो एपिडाइडमिस है, ये एपिडाइडमिस फिर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये आगे बढ़ेगा और इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। तो देखिए ये कहां पे पहुंचा, तो ये पहुंचा वास डिफरेंस में। तो अगला स्ट्रक्चर यहां पे क्या आ जाता है, वीडी वास डिफरेंस आ जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? किसी को कोई डाउट है क्या? तो चलिए आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे वाले पार्ट को हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही इस टॉपिक में, ठीक है। इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। बेटा किसी को कोई डाउट है? सिंगल डाउट किसी को? मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर किसी को कोई डाउट है तो क्लास में पूछो। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।